Hello guys, welcome to our channel Blue Sky PCM. So today we are discussing chapter first of class 11, some basic concepts of chemistry. So let's get started. Science. The science is a systematic knowledge based on observation, experiments and reasoning. Is term is science. So वही साइंस में जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं तो केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स केमिकल कंपोजिशन, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो वही एक ही ब्रांच होती है साइंस के हमारे जिसके अंदर हम पढ़ते हैं उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एक सब्सटेंस अगर वो रिएक्ट करेगा किसी दूसरी सब्सटेंस के साथ तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, क्या कंपाउंड मिलेगा. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो केमिस्ट्री हमारी 2 टाइप्स की होती है, प्योर एंड अप्लाइड. तो प्योर के अंदर हमारे होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल. उसी तरह अप्लाइड में हमारे पास हो जाती है पॉलीमर, फर्टिलाइजर, मेडिसिन्स, ड्रग्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में. एक हम बेसिक हमने यहाँ पे लिख रखा है कि वेट हमारा क्या होता है. तो वेट इज द फोर्स विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ. जैसे ग्रेविटी जो हम मान के चलते हैं तो ग्रेविटी जो अट्रैक्ट होता है अर्थ की तरफ, जो फोर्स होता है उसको हम वेट बोलते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू mg, जो सबको पता है. मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज टर्म एज मैटर. कुछ भी सब्सटेंस जो ऑक्यूपाई करे स्पेस और उसका कुछ मास हो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैटर. फिजिकल क्लासिफिकेशन जैसे आप सभी को पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब होता है. सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं. लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उसको बॉइलिंग बोलते हैं. गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा कंडेंसेशन, एंड लिक्विड सॉलिड में हो तो फ्रीजिंग. फिर आगे जैसे केमिकल क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे मिक्सचर और प्योर की. एक तो प्योर हम लेके चले, एक मिक्सचर और 2-3 सब्सटेंस का. तो मिक्सचर में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. जैसे होमोजीनियस उसमें सेम पार्टिकल्स यानी सेम एटम्स का अगर मिक्सचर हो रहा है. हेट्रोजीनियस 2 डिफरेंट एटम्स का मिक्सचर हो रहा है. प्योर में जैसे हमारे होते हैं कंपाउंड इन एलिमेंट, और कंपाउंड में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल चेंजेस. कि एक ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसको आप डिकम्पोज नहीं कर सकते उसके सिंपलर, उससे भी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, तो वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं. कंपाउंड्स क्या होते हैं, when 2 or more atoms of different elements combine in fixed ratio by mass, the molecules of a compound is formed. वही है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स अगर हमारे कंबाइन करते कुछ फिक्स रेशियो बाय मास, क्योंकि मार्क्स में उनका जो मास होता है उसका कुछ फिक्स रेशियो होता है, तो उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स हमारे कंबाइन हो रहे हैं कुछ फिक्स रेशियो के साथ, तो हमारे कंपाउंड्स होते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. एग्जांपल H2O. जैसे हाइड्रोजन की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, बट व्हेन दे कंबाइन टुगेदर यानी जब H2O बनाते हैं तो उनकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है. तो वही है कि जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वही डिफरेंट होती है उसकी जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर जो बनते हैं उनसे बिल्कुल अलग. अब हम पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में. तो मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंस ईदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और बोथ इन एनी रेशियो. एलिमेंट्स तो हमने क्या पढ़े कि वो हमारे उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते मतलब उससे सिंपलर सब्सटेंस में. और कंपाउंड क्या कह दिया हमने कि 2 या 2 से ज़्यादा आइटम से मिलके बनाओ. बट मिक्सचर क्या होते हैं, वो या तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनाओ, या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड से मिलके बनाओ, या दोनों से मिलके बनाओ, तो मिक्सचर होते हैं. वही जैसे हमने पढ़ा 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो होमोजीनियस में क्या होते हैं, सब्सटेंस हमारे मिक्सड होते हैं यूनिफॉर्मली. मतलब एक तो आप उनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, और दूसरा वो हमारे मतलब कम्प्लीटली जो बोलते हैं कम्प्लीट उनका एक घोल बना होता है वो. तो एग्जांपल जैसे हमने लिख रखा है शुगर सॉल्यूशन, कि शुगर सॉल्यूशन में आप शुगर को अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इवन तो आप बता भी नहीं सकते कि इसके अंदर शुगर एडिड अगर वो ऐसे रखा हो तो वही चीज़ है होमोजीनियस. हेट्रोजीनियस क्या होगी, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म, यू हैव 2 और मोर फेज. तो हेट्रोजीनियस में जैसे अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तो एक हो गया मिट्टी का पानी जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे जैसे मड वाटर हो गया, तो उसके अंदर आप देख के भी बता सकते हो, और मतलब नॉन यूनिफॉर्मली हमारे उसके अंदर मिक्सेस होते हैं आइटम्स. अब जैसे कुछ लॉज होते हैं कि ये हम तो हमने बता दिए, जैसे कंपाउंड्स में 2 और मोर आइटम्स मिक्स मतलब वो होते हैं कंबाइन होते हैं, बट वो किस वे में कंबाइन होते हैं और क्या उनका रेशियो होता है या क्या उसमें कंजर्व रहता है, तो ये सब कुछ लॉज हैं हमारे. तो जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मेरे क्या होता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के. मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारा वाटर बना रहा है, तो उन दोनों का जो टोटल मास हो गया, यानी जो रिएक्टेंट हमारे क्या हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन बट दे आर गिविंग अस वाटर, तो वो हो गया हमारा प्रोडक्ट. तो उन दोनों का मास हमारा इक्वल होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं, वो हो गया हमारे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि जैसे H2O का ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो, कि वो दोनों एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे. जैसे H2 हो गया यानी हाइड्रोजन की 2 एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का 1, यानी वो एक रेशियो हमारा फिक्स है. फिर एक कुछ जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखे हैं,
जिसमें बताया गया कार्बन ऑक्सीजन का रेशो 3:8 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। थर्ड पे आते हैं हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके अंदर क्या होता है, एक कोई एलिमेंट है, यानी जो हमारा जैसे इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बी इन अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर। जैसे हम इसके अंदर लेके चलते हैं कि एक जैसे फिक्स है हमारा H2, जैसे H2O H2O2 है, तो इसमें क्या है, H2 दोनों में है हमारा, मतलब ये तो हमारा फिक्स है। बट जो ऑक्सीजन है जो दोनों में डिफरेंट है, इस एक में O है, एक में O2 है, तो इन दोनों ये कुछ रेशियो के अंदर होगा जो कि एक फिक्स्ड मास रेशियो होगा। वही बताया गया है कि अगर हम लेके चलते हैं दो एलिमेंट्स हम लेके चले H2 और H2O2, तो H2 तो दोनों में सेम है, बट ऑक्सीजन और O2 का जो होगा वो एक रेशियो के अंदर होगा, जो कि है हमारा 1:2। नेक्स्ट हम चलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइन विद टू अदर एटम्स बी, टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी। तो एक डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट जैसे ए हमने यहाँ पे H ले लिया, वो दो अदर एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है बी एंड सी, जो हमने मान के चल रहे हैं Na और Cl है। अब वो अगर H जब Na के साथ कंबाइन करेगा तो वो कुछ बनाएगा NaH, जब H Cl के साथ कंबाइन करेगा तो कुछ कंपाउंड बनाएगा HCl, और जब Na और Cl दोनों भी मिलकर कुछ कंपाउंड बना रहे हैं NaCl, तो जो कंबाइनिंग जो उनका मासेज है वो एक सेम प्रोपोर्शन में होगा। NaH, NaCl और HCl, इनका जो कंबाइनिंग जो मास है वो एक प्रोपोर्शनल रेशो में होगा। और जैसे एग्जाम्पल नीचे हमें लिखी रखा है हमने। आगे हम चलते हैं लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अंदर। Gases react with each other in the simple ratio of their volume, and if the product is also in a gaseous state, this will also be a simple ratio with the volume of reactant। इसका सिंपल है कि गैसेस जब हमारी रिएक्ट करती है तो एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में वो हमारी रिएक्ट करेंगी। अब हम आगे चलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंट मास पे। इन ऑल केमिकल रिएक्शंस सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट मास, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं सब्सटेंस हमारे हमेशा रिएक्ट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट, जो उनका इक्विवेलेंट मास होगा उनकी रेशियो की फॉर्म में। तो ये बेसिक 6 से हमारे कंजर्वेशन ऑफ मास हो गए, सारे लॉज थे जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब एक थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं। एवोगाड्रोस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारा था मॉल कंसेप्ट, आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, इट्स इक्वल्स टू द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। मोल क्या होता है, मोल इज डिफाइंस द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 जो आइसोटॉप होता है एटम के, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, तो वही हमारे मोल होते हैं। अब जो एवोगाड्रो कांस्टेंट होते हैं Na होते हैं, उसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। ये सब आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया ऑफ इट। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे क्या होता है, मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो ये कुछ फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो कांस्टेंट। मास ऑफ वन एटम क्या हो गया, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अब हम आते हैं मोलैरिटी के ऊपर। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो कई बार हम गलती कर देते हैं कि जो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेके दे रखा होता है वो हमेशा लीटर के अंदर होता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। ऊपर हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसमें भी यहाँ पे सॉल्यूट का जो सॉल्यूट हम मिला रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें। उसी तरह हमारा मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके अंदर हम वॉल्यूम यूज़ करें तो इसके अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो ये सब कुछ नॉर्मल से हमारे पास फॉर्मूला है, सेम नॉर्मेलिटी वगैरह, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास वगैरह ये सब चीज़ें। और एक आपने पढ़ा होगा N1V1 = N2V2 होती है, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू में V1 = नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड इनटू में वॉल्यूम ऑफ सेकंड सब्सटेंस। तो सेम यहाँ पे एक मोलैरिटी का एक डिफरेंट फॉर्मूला है इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। तो वो क्या होता है, मोलैरिटी = डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें वॉल्यूम नहीं गिवन होती है, डेंसिटी गिवन होती है, तो उस फॉर्मूले से अगर हमें मोलैरिटी पूछते हैं मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, मोलैरिटी = डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। सो सेम यहाँ पे जैसे रिलेशन बताया गया मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले लिख रहे हैं ये सब आपके न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए, ये सब आपको याद होने ही चाहिए। सो सेम जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है मोल फ्रैक्शन का हमने, इसमें M1 हमारा हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली यहाँ पे ये सब बेसिक मतलब फॉर्मूले, और ये कुछ जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि फॉर्मूले डिराइव भी मतलब उससे निकाले हुए हैं। जैसे 2-3 चीज़ों का फॉर्मूला पता चल गया तो उसको सॉल्व करके इक्वेशन लिख के, तो जो लास्ट में जो एक फॉर्मूला बनता है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब मोल फ्रैक्शन जैसे होता क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी जैसे Na का अगर हमें निकालना है तो x1 हमारा क्या हो जाएगा, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस
NC। तो यानी ऊपर तो जिसका जैसे हमें निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे वो। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन दे रखा है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब आगे एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या बताते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो बताता है जितने भी एलिमेंट से मिलकर अगर कोई हमारा मॉलिक्यूल बना है या कोई सब्सटेंस बना है तो उसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे लिख रखे हैं CH इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। जैसे क्या होता है कि जैसे C फॉर एग्जांपल एक बेसिक रैंडम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे C5H10 हो गया तो 510 को कट करके हो गया C2H2, यानी एक सिंपल जो एक रेशियो हमारा जो बन जाए वही हमारा क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे बेंजीन के अंदर हमारे हो गया CH। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड which express the actual number of atoms of each element present in a one molecule। ये क्या बताते हैं कितने एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे बेंजीन के अंदर C6 एंड H6 है तो ये हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताया कि भाई 6 कार्बन एटम है और 6 हाइड्रोजन एटम है। दिस इज एन एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन कंपाउंड। तो ये हमारा होता है मॉलिकुलर फार्मूला। एंड एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? उसका सिंपलेस्ट रेशियो यानी CH, सिंपल सा। आगे हम आते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट विच इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, जो रिएक्टेंट जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए यानी वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट के अंदर ना दिखे, मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, वो होते हैं हमारे लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट हमारे क्या होते हैं? जो हमारे कम्प्लीटली कंज्यूम ना हो और बच जाए तो वही हो गया हमारे एक्सेस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे हमें रिलेशन बताया गया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। फ़ारेनहाइट माइनस में 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू C डिवाइड बाई 5। ये सब आपने अपनी NCERTs में भी देखा होगा और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसमें F हमारा फ़ारेनहाइट है, C हमारा सेल्सियस हो गया। अब ये कुछ जैसे बेसिक से एग्जांपल लिख रहे कि टेक्सोल जो होता है इफेक्टिव होता है कैंसर के अंदर, ये सब चीज़ें। मोल फ्रैक्शन का हमने यहाँ पे फिर से लिख रखा है जो कि आपको पता ही है। सो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।